हेलो दोस्तों, हमारे चैनल टीचर्स गोल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर हम अध्यापक से संबंधित अनेक विषयों को साझा करेंगे। हमारे चैनल पर जिस भी विषय को साझा किया जाएगा उसकी गहराइयों से आपको रूबरू कराया जाएगा। किसी भी विषय की महिम से महिम गहराई आपके सामने उजागर की जाएगी। दोस्तों, अभी हमारी क्लास हिंदी साहित्य को लेकर चल रही है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत हमारे पीछे की क्लास में हमने देखा कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में कुछ इतिहासकार और उनके ग्रंथों को सम्मिलित किया गया। इतिहासकारों के ग्रंथों की महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने रहे हैं और कौन कौन सी कमियां हमारे सामने आई, उन सभी को हमने इतिहास लेखन की परंपरा की कालांशों में साझा किया है। आज का जो कालांश है वो है हमारा आदिकाल का नामकरण। दोस्तों, आदिकाल के नामकरण को लेकर बहुत अधिक मत इतिहासकारों ने हमारे सामने प्रस्तुत किए। हिंदी साहित्य का इतिहास अनेक इतिहासकारों के द्वारा लिखा गया है और सभी का देखने का नज़रिया या लिखने का नज़रिया भी अलग अलग है। किसी ने किसी काल की प्रवृत्तियों के आधार पर उसका नाम दे दिया, किसी ने किसी काल के लेखकों के आधार पर उसका नाम दे दिया। इस प्रकार से अनेक नाम हमारे सामने प्रस्तुत किए गए। आज हम देखेंगे कि आदिकाल को कौन से इतिहासकार ने कौन सा नाम दिया। दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन हिंदी साहित्य के पेपर में लगभग पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन अमूमन यहाँ से हमें देखने को मिल जाया करता है और आज हम इनको बहुत ही आसान लॉजिक के साथ याद करेंगे। दोस्तों, कहना चाहूँगी कि यदि आपको ये क्लास पसंद आती है, आसान तरीके से यदि आपको ये प्रस्तोता और नाम याद हो जाते हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में आए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली क्लास आपके पास पहुंच पाए। दोस्तों, पहले आप वीडियो को पूरा देखिए और उसके बाद ही आप लाइक करना या डिसलाइक करना वो आपके ऊपर है। आइए दोस्तों, अब हम एक आसान तरीके के साथ, एक आसान लॉजिक के साथ याद करते हैं कि कौन से साहित्यकार ने, कौन से इतिहासकार ने आदिकाल का नाम कौन सा दिया। देखिए, एक तरफ हमने लिखा प्रस्तोता और दूसरी तरफ हमने लिखा नाम। प्रस्तोता का अर्थ है प्रस्तुत करने वाला, यानी आदिकाल का जो नाम प्रस्तुत किया है वो प्रस्तोता कहलाया और जो नाम है वो क्या कहलाया, उसका नाम कहलाया। आइए हम याद करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यदि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक ऐसी महान हस्ती हमारे पास थी जिसने हिंदी साहित्य को 4 चांद लगा दिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अस्तित्व को हम कभी भूल नहीं सकते हैं और ना ही हमारा हिंदी साहित्य कभी उसे भुलाने की भूल कर सकता है। आइए देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया? वीर गाथा काल। दोस्तों, हम पढ़ते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिस भी ग्रंथ का, अपने ग्रंथ के अंतर्गत जिस भी काल का नाम दिया वह उस समय की प्रवृत्तियों के आधार पर दिया। आदिकाल में इन्हें वीर रस की प्रधानता दिखाई दी और वीर रस की प्रधानता होने के कारण इन्होंने नाम क्या दे दिया? वीर गाथा काल। याद कैसे रखें? आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक ऐसी महान हस्ती थी जो वीरों की गाथा गाती रहती थी। एक ऐसा महान चरित्र हमारे पास था जिसने वीरों की गाथा प्रस्तुत की, यानी आदिकाल का नाम क्या रखा? वीर गाथा
काल। ये जो वीर गाथा काल इन्होंने दिया, इन्होंने 12 रचनाओं को आधार बनाकर ये वीर गाथा काल नाम रखा, जिसको हम हमारे आगे की क्लास में साझा करेंगे। आइए, उसके बाद हमारे पास आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रमाशंकर रसाल और डॉक्टर नगेंद्र, तीनों ने क्या नाम दिया? आदिकाल। हम याद रखेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रमाशंकर रसाल और डॉक्टर नगेंद्र, तीनों ने क्या नाम दिया? आदिकाल नाम दिया। और आदिकाल के नाम के आधार पर ही हम आज हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम से जानते हैं। याद कैसे रखेंगे? देखिए, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रमाशंकर रसाल और डॉक्टर नगेंद्र, तीनों को हम एक ही लॉजिक से याद करते हैं। देखो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रमाशंकर रसाल और डॉक्टर नगेंद्र, इसमें से हम लेते हैं कि आदिकाल नाम हजारों प्रकार से, आदिकाल नाम हजारों प्रकार से नगीने की तरह हमारे अंदर रम गया। आदिकाल का नाम सुनते ही हमारे मस्तिष्क में आ जाता है कि ये तो हिंदी साहित्य का प्रथम काल है, यानी ये आदिकाल नाम है, ये हजारों प्रकार से नगीने की तरह हमारे अंदर रम गया है। यदि कोई ये कहे कि हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल कौन सा है, तो हम कहेंगे कौन सा है? आदिकाल है। यानी आदिकाल हजारों प्रकार से नगीने की तरह हमारे अंदर रम गया है। आगे आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन की यदि हम बात करें तो हम हमारे पीछे की क्लास में साझा करके आए हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने एक इतिहास ग्रंथ लिखा, और वो इतिहास ग्रंथ था इनका द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। जब हमने उसको याद किया तो हमने एक लॉजिक लगाया था कि जो जॉर्ज ग्रियर्सन हैं ये अंग्रेज हैं, और अंग्रेज बड़े ही मॉडर्न बनते हैं, लेकिन जब इनको भारत से भगाया गया तो ये हमारे चरणों में गिरने लगे, हमारे चरणों में गिरने लगे। दोस्तों, ग्रियर्सन से हम गिरना बना देते हैं और चरणों को क्या बना देते हैं? चारण। यानी कि ग्रियर्सन आएगा तो ये गिरता है कहाँ पर? हमारे चरणों में। हमें याद रखना है कि जॉर्ज ग्रियर्सन एक अंग्रेज था, और जब इस अंग्रेज को भारत से भगाया गया तो यह गिरने लगा हमारे चरणों में, यह गिरने लगा हमारे चरणों में। यानी हमें याद रहेगा कि ग्रियर्सन ने आदिकाल का नाम क्या दिया था? चारण काल। उसके बाद देखते हैं, आगे आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इन्होंने दिया बीज वपन काल। क्या दिया? बीज वपन काल। इसको हम याद रखते हैं। देखिए, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, इसमें से हम महावीर शब्द को उठाते हैं। दोस्तों, अगर महावीर की बात करें तो थोड़ा ले जाना चाहूँगी आपको हिस्ट्री के अंदर। हिस्ट्री के अंदर एक महावीर स्वामी हुए हैं। हम महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा जानते हैं। कहा जाता है कि जब महावीर स्वामी ने समाधि ली तो उनके जो केस थे वो बढ़कर पृथ्वी पर टिक गए थे। इतने लंबे केस हो गए थे कि वो पृथ्वी पर टिकने लगे, और उन केसों के अंदर चिड़िया आई, उसने घोंसला किया, और घोंसला करने के कारण वहाँ पर उन्होंने बच्चे को उत्पन्न कर लिया। अपने बच्चों को खिलाने के लिए जब वो बीज लेकर आती थी, उन बीजों से महावीर स्वामी के बालों पर पौधे उगाए थे। दोस्तों, हम उसी का उपयोग करते हैं। वो महावीर स्वामी थे, बस हम उसी का उपयोग करें कि ये महावीर प्रसाद द्विवेदी है, तो हम महावीर प्रसाद द्विवेदी में महावीर शब्द को उठाएं कि ये जो महावीर हैं इनके बालों पर क्या उगाए थे? बीज उगाए। यानी महावीर ने क्या दिया? बीज वपन काल। महावीर स्वामी ने इतनी लंबी समाधि ली कि उनके बालों में बीज उग आए। बस हम याद रखेंगे कि यदि महावीर प्रसाद द्विवेदी आए तो इनके बालों में क्या उगाए? बीज उग आए थे।
चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास आते हैं मिश्र बंधु। दोस्तों मिश्र बंधुओं की यदि बात करते हैं तो अब भी मैं आपको ले जाना चाहूँगी हिस्ट्री के अंतर्गत, आपको ले जाना चाहूँगी इतिहास के अंतर्गत। दोस्तों ऐसे एक सब्जेक्ट हुआ करता है जिसमें हम ये जितने भी आपके ये कहें कि मिश्र बंधु हैं या कोई वंश है उसका अध्ययन करते हैं। ये जो मिश्र बंधु हैं ये 3 सहोदर थे, ये 3 भाई थे और इन तीनों भाइयों को मिश्र बंधु के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से 3 भाई थे? देखिए याद करते हैं ये तीनों कौन कौन से थे। ये थे हमारे GSS। कौन थे? GSS। दोस्तों याद रखिएगा GSS को बस इस तरह से आप याद कीजिए कि ये जो मिश्र बंधु थे ना ये हिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। हिस्ट्री में हम इनका अध्ययन करते हैं यानी SS में इसका अध्ययन करते हैं, SST के अंतर्गत हम इनको पढ़ते हैं। तो बस वो GK का पोर्शन है और GK का जो SS का पोर्शन है उसमें कौन पढ़े जाते हैं? मिश्र बंधु। याद रहेगा मिश्र बंधु कौन थे? GSS। इस G से बना गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये तीनों ही आपके मिश्र बंधु के नाम से जाने गए थे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमारे सामने बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन मिश्र बंधु नहीं था और ऑप्शन रखे जाते हैं गोविंद बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। दोस्तों कौन नहीं था? ये जो जी है इससे गणेश बनता है न कि गोविंद बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मिश्र बंधु के नाम से ये 3 सहोदर जाने गए, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। आइए हम याद करते हैं इन्होंने क्या दिया? आरंभिक काल। इन्होंने आदिकाल का नाम दिया आरंभिक काल। याद करें कि जब मुगल साम्राज्य के पतन का काल था तो उस समय मुगल सम्राट जो थे वो अय्यासी में खो गए थे। वो राजपाट का जो कार्य था, जो भार था, उसे नहीं संभाल पाते थे। तो ये 3 भाई थे जिन्होंने राजपाट के कार्य भार को संभाला। ये कहें राजा तो मुगल वंश का था लेकिन उस राज्य का भार संभालने का कार्य अपनी बुद्धि के स्तर पर किसने किया? मिश्र बंधुओं ने किया। बस हम याद रखें ये जो मिश्र बंधु थे ये तो आरंभ से ही हमारे ऊपर राज्य करते आए हैं। मिश्र बंधुओं ने आरंभ से ही हमारे ऊपर राज्य किया। उसके बाद आए हमारे पास गणपति चंद्रगुप्त। दोस्तों ये गणपति चंद्रगुप्त है, इसमें हम एक गणेश शब्द को उठाते हैं। देखिए जो गणपति है ये गणेश शब्द है और उस गणेश शब्द को हम याद रखते हैं कि अगर हम कोई भी कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं, कोई भी कार्य यदि प्रारंभ करते हैं तो उससे पहले किसकी पूजा करते हैं? गणपति की पूजा करते हैं, गणेश की पूजा करते हैं। फिर दोहराती हूँ कि यदि कोई भी कार्य प्रारंभ करना हो तो उससे पहले हमें गणपति की पूजा करनी होती है, गणेश जी की पूजा करनी होती है। हमें याद रहेगा कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले किसकी पूजा? गणपति की पूजा करनी होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद आता है राहुल सांकृत्यायन। दोस्तों राजस्थान में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा? आदिकाल का कौन सा नाम रखा? तो कौन सा रखा? सिद्ध सामंत काल। याद कैसे रखेंगे? सांकृत्यायन से सिद्ध याद रखेंगे। सांकृत्यायन ने क्या कहा? सिद्ध सामंत काल कहा। उसके बाद आते हैं राम कुमार वर्मा। दोस्तों इस यहाँ आपको ले जाना चाहेंगे राम के साथ, आपको पौराणिक राम के साथ जोड़ना चाहेंगे। देखिए ये जो राम थे, राम ने जब रावण के पास संधि पत्र भेजा, राम ने जब रावण के पास संधि पत्र भेजा तो उसमें एक शर्त भी लगा दी गई, या तो संधि कर लो नहीं तो चरणों में गिरा दूंगा।
फिर से देखिएगा, राम ने रावण के पास संधि पत्र लिखा और उसमें कहा या तो संधि कर लो नहीं तो चरणों में गिरा दूंगा। याद हुआ दोस्तों, राम कुमार वर्मा आएगा तो क्या नाम दिया इन्होंने, संधि काल या चारण काल। उसके बाद देखते हैं आगे हमारे पास आते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। दोस्तों विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया वीर काल। ये जो विश्वनाथ प्रसाद हैं इसमें हम विश्व शब्द को उठाते हैं। विश्व में किसकी पूजा की जाती है, वीरों की पूजा की जाती है। विश्व में किसकी पूजा होती है, वीरों की पूजा होती है। बस हम याद रखें कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया, वीर काल नाम दिया। उसके बाद आते हैं सुमन राजे। सुमन राजे और मोहन अवस्थी। सुमन राजे और मोहन अवस्थी ने क्या दिया, आधार काल दिया। याद रखेंगे कि ये जो सुमन शब्द है ये पुष्प का पर्यायवाची हुआ करता है, फूल का पर्यायवाची हुआ करता है। यदि सुमन हम दूसरे के हाथ में दे देते हैं तो उसे प्रपोज करने का आधार बन जाया करता है। यदि सुमन को हम दूसरे के हाथों में ठहरा दें तो यह सुमन हमारा प्रपोज करने का आधार बन जाया करता है। याद रहेगा कि सुमन राजे ने क्या कहा, आधार काल, और किसने कहा, मोहन अवस्थी ने। तो बस हम याद रखें कि जो सुमन है वो दूसरे को प्रपोज करने का आधार स्थित हो जाता है। आधार क्या हो जाता है, स्थित हो जाता। अवस्थी को हमने स्थित बना लिया कि ये आधार स्थित हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं धीरेन्द्र वर्मा। दोस्तों धीरेन्द्र वर्मा ने क्या नाम दिया, अपभ्रंश काल कहा। धीरेन्द्र वर्मा ने क्या कहा, अपभ्रंश काल या पुरानी हिंदी काल। धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी दोनों ने अपभ्रंश काल या पुरानी हिंदी काल नाम दिया। याद कैसे रखेंगे, देखिए ये धीरेन्द्र शब्द इसमें आया और इस धीरेन्द्र को हम धीरज से जोड़ते हैं। धीरज रखोगे तो पुरानी हिंदी से कहाँ पहुँच जाओगे, अपभ्रंश में पहुँच जाओगे। अगर धीरज रखी चंद्रधर के समान, धीरज रखी चंद्रधर की तरह, तो पुरानी हिंदी से अपभ्रंश भाषा में पहुँच गए। उसके बाद हमारे पास आते हैं हरीश चंद्र वर्मा और राम खेलावन पांडे। दोनों ने क्या दिया, संक्रमण काल। हरीश चंद्र वर्मा और राम खेलावन पांडे ने क्या दिया, संक्रमण काल दिया। दोस्तों याद करते हैं कि जो हरीश चंद्र और राम दोनों ने आपस में क्या कर लिया, संक्रमण कर लिया था। हरीश चंद्र और राम दोनों की विशेषताओं का क्या हुआ, संक्रमण हो गया था। दोनों की विशेषताएं एक दूसरे से मिल गई थी। बस याद रखेंगे कि हरीश और राम की विशेषताओं में संक्रमण हो गया, यानी हरीश चंद्र वर्मा और राम खेलावन पांडे ने क्या कहा, संक्रमण काल कहा। उसके बाद हमारे पास आते हैं वासुदेव सिंह। वासुदेव सिंह ने क्या कहा, उद्भव काल। वासुदेव सिंह ने आदिकाल का नाम रखा उद्भव काल। हम याद रखें कि ये जो वासुदेव है ना, वासुदेव से उदय हुआ। वासुदेव से किसका, कृष्ण का उदय हुआ। बस ऐसे ही हम याद रख लेंगे कि वासुदेव से कृष्ण का उदय हुआ। उसके बाद आते हैं पृथ्वीनाथ कमल। दोस्तों पृथ्वीनाथ कमल ने क्या आदिकाल को अंधकार काल कहा। देखो ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर यदि कमल नहीं होगा तो क्या फैल जाएगा, अंधकार ही अंधकार फैल जाएगा। हम याद रखें कि यदि पृथ्वी के ऊपर कमल नहीं है तो चारों ओर अंधकार ही अंधकार है। दोस्तों ये थे हमारे आदिकाल के प्रस्तोता और आदिकाल के नाम के प्रस्तोता और उसका नाम। आशा रखती हूँ आपको समझ आया होगा। एक बार जल्दी से दोबारा दोहरा देते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरों की गाथा गाई। उसके बाद है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रमाशंकर रसाल और नगेंद्र।
हजारी प्रसाद द्विवेदी, रमाशंकर रसाल और नगेंद्र ने आदिकाल कहा। दोस्तों हम याद रखेंगे कि ये आदिकाल जो है ये हजारों प्रकार से नगीने की तरह हमारे अंदर रम गया है। उसके बाद है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन एक अंग्रेज था। जब इस अंग्रेज को भारत से भगाया गया तो ये हमारे चरणों में गिरने लगा। उसके बाद था महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये महावीर स्वामी से हमने इसको याद किया था कि महावीर के बालों में क्या उगाए, बीज उगाए थे। उसके बाद था मिश्र बंधु। मिश्र बंधु ये 3 सहोदर थे जो आरंभ से ही हमारे ऊपर राज्य करते आए हैं। उसके बाद है गणपति चंद्रगुप्त। तो गणपति को हमने गणेश से याद किया कि गणेश कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले हम क्या लेते हैं, गणेश का नाम लेते हैं। उसके बाद है राहुल सानकर्त्यायन। इसको हमने सानकर्त्यायन को सिद्ध सामंत से याद रखा। उसके बाद है राम कुमार वर्मा। ये राम कुमार ने रावण के पास संधि पत्र भेजा और कहा या तो संधि कर लो नहीं तो चरणों में गिरा दूंगा। उसके बाद आए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो विश्व में किसकी पूजा होती है, वीरों की पूजा होती है। उसके बाद आया सुमन राजे और मोहन अवस्थी। देखो सुमन को हमने पुष्प बनाया कि ये जो पुष्प है ये सुमन है, ये जब तक दूसरे के हाथों में नहीं चला जाता तब तक आधा रहता है। यानी इन्होंने ग्रंथ लिखा था हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। बस हम याद रखें सुमन राजे। यदि सुमन दूसरे के हाथों में, हाथों से अवस्थी याद रख लेना, दूसरे के हाथों में गया तो वो हमारे प्रपोज का आधार बन गया। उसके बाद है धीरेन्द्र वर्मा। धीरज रखोगे चंद्रधर की तरह तो पुरानी हिंदी से अपभ्रंश हिंदी में पहुंच जाओगे। उसके बाद है हरीश चंद्र वर्मा और राम खिलावन पांडे। हरीश और राम खिलावन दोनों की विशेषताओं का संक्रमण हो गया। उसके बाद आए वासुदेव सिंह। वासु से उद्भव हुआ किसका, कृष्ण का। उसके बाद है पृथ्वीनाथ कमल। यदि पृथ्वी पर कमल नहीं होंगे तो अंधकार छा जाएगा।